हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिजिक्स वर्ल्ड में इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम इंटरफेरेंस सीख रहे हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात पिछले लेक्चर में की थी, उसके बेसिक फंडे क्लियर किए थे। अब क्या करेंगे, अब उस एग्जैक्टली उस एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे। ठीक है, तो क्या था इसमें मैं बता देता हूँ एक बार। इंटरफेरेंस पे एक्सपेरिमेंट है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, when two or more different waves from coherent sources, हम कोहेरेंट सोर्स से लेते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ वाली वेव्स विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेते हैं, उन्हें सुपर इम्पोज करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, इसी चीज को चेक करने के लिए क्या किया यहाँ पे, यंग नाम के साइंटिस्ट ने बहुत ही धुआंधार एक एक्सपेरिमेंट किया। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसने थ्योरी काफी कुछ एस्टेब्लिश कर दिया या काफी कुछ पिछला उखाड़ दिया, डिस्कार्ड करवा दिया। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। इन्होंने क्या किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या किया था एक्सपेरिमेंट में कि एक सोर्स ले लिया। ठीक है, ये एक सोर्स ले लिया, मान लो सोर्स का नाम हम S या S1 जो भी देना चाहो आप, सोर्स का नाम S1 दे लेते हैं। ठीक है, ये सोर्स ले लिया। कितना बड़ा सोर्स लेंगे, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट सोर्स लेना है। तो लेट्स से इट्स थिकनेस इज अराउंड 1 मिलीमीटर, मतलब इतना सा पॉइंट सोर्स है। ओके, अब इस सोर्स से क्या होगा, इस सोर्स से क्या होगा, मैं इसे ऐसा करता हूं, मैं इसे ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, एक ऐसा भी ले सकते हो, आपके पीछे इल्यूमिनेटिंग सोर्स है और यहाँ पे एक छोटी सी बारीक सी स्लिट है। अब ये मत कहना कि इतना छोटा सा सोर्स कैसे लिया, ये स्लिट ले ली सोर्स से पीछे। अब यहां से हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा दिया, पिछली क्लासेस में सीखा। उससे क्या होगा, ये एक वेव फ्रंट एमिट करेगा। ठीक है, वेव फ्रंट एमिट करेगा और इसे हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक हो गया, वेव फ्रंट बन गया। तो मैंने अब इसमें दो नोटेशंस रख ली। एक नोटेशन तो है जो डॉटेड लाइन है और दूसरी जो है वो क्या है, डॉटेड लाइन है और दूसरी जो बोल्ड लाइन है। तो जो बोल्ड आर्क है, लाइन मतलब आर्क है, यहाँ पे जो बोल्ड आर्क है उसे हम क्रेस्ट बोल देंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट निकाले हैं अभी, तो बोल्ड आर्क को हम क्या बोलेंगे कि क्रेस्ट है, और जो डॉटेड है उसे हम क्या बोल देंगे कि वो ट्रफ है। ठीक है, वेव है ना, एक वेव की तरह, वेव की तरह है तो उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्रेस्ट एंड ट्रफ होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। इसमें चाहे आप ऐसे ना भी बनाओ, आगे मैटर करता है। अब क्या किया उसने, इसके आगे दो सोर्सेज रख दिए। मैं पहले ऐसे बनाता हूं, ठीक है, और यहां से मैं डिवाइड कर देता हूं। फिर ये आ जाएगा, ये कट करके जा रहा है इसे, और फिर ये आ जाएगा, ये भी कट करके जा रहा है इसे। तो मैं यहाँ पे कुछ सोर्सेज बना सकता हूँ, मतलब मैंने ये दिखा दिया आपको कि ये इस सोर्स में आगे तक जाएगा। ठीक है, फॉर द क्लैरिटी ऑफ द इमेज हम इसे एक बार यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब ऐसे ही काम करेंगे, देखते रहना कि क्या हो रहा है, और फिर हम साथ साथ उसे क्लियर रखने के लिए इरेज कर देंगे। तो ये हमने ए और बी लाइन बना ली। यहाँ पे मान लो आपने एक सोर्स ले लिया, ये सीधी लाइन है, मैंने बना दी। इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर एक सोर्स ले लिया ए, और दूसरा स्लिट ले लिया, सॉरी सोर्स नहीं है, स्लिट है, दूसरी स्लिट ले ली बी। तो कितनी डिस्टेंस पे लेंगे, यहां से कुछ आप ले लो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। ठीक है, थोड़ी सी दूर हुआ, बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ। और ए और बी के बीच कितना गैप लेंगे, ए और बी के बीच का गैप लेंगे 0.5 mm, 0.5 mm। ठीक है, तो दो चीजें हमने और सीख ली। 0.5 mm का गैप है विच इज डिस्टेंस ए बी, और स्लिट वन से ये जो डबल स्लिट हमने बनाया, ये कितना दूर है, कुछ 10 सेंटीमीटर के करीब दूर है।
ठीक है, अब आप पिछले वाले चीजों से रिलेट करो जो मैंने पहले लेक्चर में अभी जो लास्ट ही लेक्चर था उसमें हमने बेसिक फंडे सीखे थे। उससे देखो हमने क्या कहा था, अगर इंटरफेरेंस करवाना है तो कौन से सोर्सेज चाहिए, कोहेरेंट, पहले ये सीखा था, कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्सेज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैंट बी कोहेरेंट, है ना, ये सीखा था। तो फिर हम कैसे बनाएंगे कोहेरेंट सोर्स, या तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब ये वेव फ्रंट इसमें से जा रहा है और यहां जाके ये हाइजन प्रिंसिपल अगेन, ये सोर्स क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे, और मैं एक और पेन ले लेता हूं, और किसके लिए लूं, इसके लिए नहीं लेता, दूसरे के लिए लूंगा। ओके, तो ये हो गया इसका ट्रफ, ये हो गया इसका क्रेस्ट, ये हो गया इसका ट्रफ, ये हो गया इसका क्रेस्ट। इस तरह से ये होगा इसमें, और बी पे भी सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगे। तो यहां से इस स्लिट से भी क्या होगा, ये होगा क्रेस्ट, ये होगा ट्रफ, ये होगा क्रेस्ट, ये होगा ट्रफ, इस तरह से ये बनेंगे। ठीक है, सेम प्रिंसिपल, क्रेस्ट को हमने बोल्ड से दिखा दिया और दूसरे को हमने डॉटेड से दिखा दिया। ठीक, अब पहला सोर्स हमने, पहला पॉइंट क्या लिया था कि सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट हम इंडिपेंडेंट ले नहीं सकते। अब हमने एक से ही दो बना लिए, एक से ही दो स्लिट्स लेके दो सोर्सेज बना लिए, और जो कि आपस में क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड जो भी लेना है, जैसे भी लेना है, और साथ में क्या हुआ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कैसे बनाया, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से, ठीक है, वो बना लिया। उसके बाद टू सोर्सेज शुड बी नैरो, तो ये बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल वो छोटे साइज में लेना है, ऐसे नहीं लेना बहुत बड़ा सोर्स ले लो, नहीं लेना। ठीक है, ये भी पॉइंट सोर्स है, बिल्कुल नैरो होना चाहिए। क्यों, बताया हुआ है आपको, अदरवाइज पाथ डिफरेंस लार्ज हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट टू मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेज हो जाएगा। हमें सिर्फ दो सोर्सेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद दे शुड बी क्लोज इनफ टू ईच अदर, क्लोज होने चाहिए। कितना डिस्टेंस लिया हमने, 0.5 मिलीमीटर, इतना ही तो क्लोज है, और क्या, दूर थोड़ी लिया है, 0.5 मिलीमीटर। क्लोज होने से क्या होगा, लार्ज डिफरेंस, लार्ज पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो हमने पिछले में कॉन्सेप्चुअली सीखा था, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने ध्यान रखी हुई है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखा गया इन सब चीजों का। अब जो इसमें बात आती है करने को, कि अगर एक सोर्स से लाइट आ रही हो, एक सोर्स से लाइट आ रही हो, और आप क्या करो, आगे डबल स्लिट रख दो, एक यहां पे, एक यहां पे, ये दो होल्स आपने कर दिए। ठीक है, ऐसे और ऐसे अगर वो कर दो, तो क्या होगा, अगर आप ये करोगे, अगर हम रे ऑप्टिक्स लगाने की यहां कोशिश करें, पार्टिकल नेचर लें, अगर हम पार्टिकल नेचर ना लें, न्यूटन की थ्योरी लें उस टाइम पे, तो उसके हिसाब से लाइट आएगी तो कुछ यहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी, या सीधा जाएगी। तो जहां पे ये, जहां जहां पे जा रही है, वहां वहां पे डार्क लाइट, मतलब ब्राइट होना चाहिए था, लाइट होनी चाहिए थी, और बाकी सभी पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए था, बिल्कुल डार्क होना चाहिए था, कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इससे आगे कुछ, आगे जाके स्क्रीन लगाई, और स्क्रीन पे देखा, तो हमें क्या दिखना चाहिए था, क्या एक्सपेक्टेड था, हमें समझ में आता है, यहां से रे जाएगी, यहां से जाएगी, सीधी जाएगी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वाली बात लेके, और रे की तरह जाएगी, तो ऐसे जाके जहां जहां वो पहुंच सकती है या पहुंच रही है, वहां पे सारा ब्राइट होगा, जहां नहीं पहुंच सकती वहां पे सारा डार्क होगा। ये उसका, अगर आप रे ऑप्टिक्स के हिसाब से देखोगे तो ये बनता है। हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पे बिल्कुल एक सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज बनी, ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट इमेज बनी।
ठीक है, उससे कुछ ऊपर कोई डार्क इमेज बनी, उससे फिर ऊपर थोड़ा सा उतना ही ऊपर जैसे भी ब्राइट इमेज बनी, उससे नीचे भी ब्राइट के नीचे डार्क इमेज, डार्क के नीचे ब्राइट इमेज। तो हुआ ये, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने तो ऑब्जर्व किया कि डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब एक फ्रिंजेस बन रही हैं और अल्टरनेटली बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक सारा रीजन ब्राइट है एक सारा रीजन डार्क है, ऐसा नहीं है। उसी रीजन में डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक्चुअल में हाइजेंस थ्योरी एक्सेप्ट ही यहाँ पे होने लगी कि वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। मान लो लाइट एक वेव है, वेव लगा के इसका वेव फ्रंट ले लो और इसका वेव फ्रंट ले लो, और क्या होगा, कुछ पॉइंट्स पे डार्क विद क्रेस्ट विद क्रेस्ट, ये देखो क्रेस्ट विद क्रेस्ट कट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स पे, अभी मैंने वो नहीं बनाया डॉटेड, दोबारा से बना दूंगा, कुछ पॉइंट्स पे ट्रफ विद ट्रफ आपको आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब कहीं पे क्रेस्ट ट्रफ आपस में कट करेंगे और कहीं पे क्रेस्ट क्रेस्ट आपस में कट करेंगे या ट्रफ ट्रफ आपस में कट करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से उनका इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जाएगा। तो अब हमने इसे वेव मान के क्या करना है, उसका पैटर्न नोट करना है और फिर देखना है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो फिर से, मैं रिपीट करता हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल सोर्स से डबल सोर्स बना के कोहेरेंट सोर्सेज बना के डबल स्लिट लगा के कोहेरेंट सोर्सेज बनाएंगे। डबल स्लिट में जो सोर्सेज सेकेंडरी वेव फ्रंट दे रहे थे, हमें सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे हाइजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उन्हें बहुत क्लोज और नैरो लिया गया। ठीक है, और उसके बाद उससे कुछ डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, 2 मीटर के अराउंड डिस्टेंस थी, 2 मीटर के अराउंड डिस्टेंस पे एक स्क्रीन लगा के हमने उन्हें ऑब्जर्व किया कि भाई कैसा पैटर्न बनता है। एक्सपेक्टेड ये था कि जो पैटर्न है जहां पे लाइट पहुंच पा रही है प्रॉपरली वो सारा ब्राइट होगा और जहां नहीं पहुंच पा रही वो सारा डार्क होगा। हुआ ये कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुआ ये कि डार्क ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंजेस बनी जो कि क्या कर रही थी, जो कि हमें पैटर्न में मिल रही थी, फ्रिंजेस मिल रही थी। इन्हीं को हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं। क्यों बन रही है, क्योंकि कहीं कहीं पे क्रेस्ट क्रेस्ट आपस में मिल रहे हैं या ट्रफ ट्रफ मिल रहे हैं, उनके आपस के इंटरफेरेंस की वजह से कहीं पे एम्पलीट्यूड बहुत मैक्सिमम हो जाता है और कहीं पे क्रेस्ट ट्रफ मिल रहे हैं आपस में तो वो एम्पलीट्यूड को बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं और उस वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो। अगर हम सेम एम्पलीट्यूड लें, ये भी मैंने पॉइंट मेंशन किया था, अगर सेम एम्पलीट्यूड लेंगे तो उससे क्या होगा, डार्क बिल्कुल डार्क बनेगा, प्योर डार्क बनेगा, जीरो इंटेंसिटी से बनेगा, जीरो इंटेंसिटी से, अगर आप सेम लोगे तो, है ना, वो लिया था। तो अब इसमें अगर कोई कॉन्सेप्चुअली बात लगती है एक बार सोच लो, विचार लो, और फिर हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे, या थोड़ा एक डायग्राम और बना दूंगा मैं फिर से, और फिर हम इसमें मैथमेटिक्स करते हैं, देख लो। हाँ जी, देख लिया। तो अभी देखो डायग्राम एक बार फिर से बना रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ पार्ट बना लिया हुआ है, कुछ पार्ट हम फिर से बनाएंगे, सामने बनाऊंगा। इसमें देखो सोर्स ले लिया, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब वो सॉरी क्रेस्ट ऑफ ले लिया। अभी मैं क्रेस्ट को ब्लैक से और ट्रफ को ब्लू इंक से बना रहा हूँ। ठीक है, आगे ए पे और बी पे डिवीजन हुई तो फिर वही काम हुआ, क्रेस्ट ऑफ बने। ठीक है, और इस तरह से कुछ ए पे अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से डॉटेड भी है और कलर भी चेंज है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे ये इमेज बन जाएगी। और बी पे जो है वो कुछ इस तरह से इसका क्रेस्ट और ट्रफ बन जाएगा, ये भी बन गया। और ऐसे ही हम और इसे कंटिन्यू कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी लेवल पे, और ये हो गया।
और यहां से ये हो गया। तो अब देखोगे, अब देखो कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से। तो और दूसरी तरफ देखोगे तो क्या हो रहा है कि एक का क्रेस्ट कहां पे देखो, यहां पे देखो, ये देखो, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ट्रफ ट्रफ आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास तीन कॉम्बिनेशंस हो गई, या तो क्या होगा, या तो क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट के साथ, या ट्रफ जो है वो ट्रफ के साथ, ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये मिलेंगे आपस में, ठीक है। दूसरा ओपोजिट मिलेगा, क्रेस्ट जो है वो ट्रफ के साथ मिलेगा। ये दो पॉसिबिलिटीज या तीन पॉसिबिलिटीज कह लो, दो रिजल्ट आएंगे कि इसमें क्या हुआ, दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा या पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा, लेकिन बढ़ा। और इसमें क्या हुआ, इसमें वो एम्पलीट्यूड जीरो बन गया, मिनिमा हो गया। एक केस है, मैं आपको बता रहा हूं, ये एम्पलीट्यूड है पहले का, ऐसे एक वेव है, और ऐसे ही दूसरी वेव है, ठीक है। और ये जो ये चीज है जिसमें क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल कर रही है, उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ के और ज्यादा हो जाता है, ठीक है, A1 प्लस A2 ऐसे और ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप उल्टा देखो और वेव ऐसे ले लो, ठीक है, तो उसमें एम्पलीट्यूड ये और ये माइनस होते हैं, और माइनस होके क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है या स्मॉल हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि एम्पलीट्यूड बराबर है या नहीं, ठीक। तो अगर हम एम्पलीट्यूड बराबर ले रहे हैं तो क्रेस्ट ट्रफ वाले पॉइंट जीरो इंटेंसिटी देंगे, मिनिमा देंगे, डार्क फ्रिंज देंगे, और क्रेस्ट क्रेस्ट वाले या ट्रफ ट्रफ वाले जो हैं वो मैक्सिमा देंगे, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ब्राइट फ्रिंज देंगे। तो सेंटर वाली जो एक लाइन जा रही है वो क्या हो जाती है, आगे हमने स्क्रीन रखी हुई है, कितने मीटर आगे है, 2 मीटर आगे है, तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो क्या आता है हमारे पास, ब्राइट फ्रिंज आती है, ओके। और अगर आप यहां से देखोगे तो एक ऐसे जा रहा है, एक बीच में ऐसे भी मिल रहा है, एक बीच में ऐसे मिल रहा है, एक यहां से मिल रहा है। तो ये सारे फिर साथ वाला इसका डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, इस तरह से ये बाकी के फ्रिंजेस भी बना देगा, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, मेन लॉजिक समझना था, बाकी कुछ नहीं है। अब मैथमेटिक्स थोड़ा सा कर लेते हैं, इसका डायग्राम बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर कंपास लेके नोटबुक पे बनाओगे, कंपास लेके बनाओगे तो अच्छा बनेगा, उससे बढ़िया से लाइंस बना के देखना ध्यान से, इंटरसेक्ट बिल्कुल अच्छे से करेगा, ठीक है। रफली चलोगे तो थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से नहीं बनेगा, ओके। चलो, ठीक था आर्टिकल, ठीक था, लॉजिक सिंपल था। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। मैथमेटिक्स बड़ा आसान है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, फ्रिंज विड्थ, खुशी खुशी हमने हंसते हंसते बढ़िया से सिंपल सा आर्टिकल कर लिया, और इसकी फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ये कि हमारे पास ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसमें बीच में हम इसे ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये सीधी लाइन यहाँ जा रही है, ये हमारी स्क्रीन है, और ये यहाँ पे सी पॉइंट है। और अगर आप यहां से इसकी सीध में जाओ तो उसे हम मान लेते हैं लेट्स से ई, अगर आप इसकी सीध में जाओ तो उसे हम मान लेते हैं लेट्स से एफ, ठीक है। और हम कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, जनरल जनरल पी पॉइंट, जहां पे हमें समझ लो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस नोट करना है।
पैटर्न क्या बनेगा। यहाँ मुझे पता है डार्क ब्राइट बना, यहाँ डार्क बना, यहाँ डार्क बना, या ऊपर नीचे जो भी, एक जनरल पॉइंट पे देखो पी पॉइंट पे क्या पैटर्न बनेगा। ठीक है, और ये यहां से देखोगे तो ये कुछ ऐसे लाइन जा रही है, अगर आप बी से देखोगे तो कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, और अगर ओ से देखोगे तो कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से बना लूं, तो ये हो गई यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने बना लिया। कितने एंगल पे ले, एंगल भी देख लेते हैं, कुछ नहीं है, थीटा एंगल ले लेते हैं, ये लो। ओके, अब दूसरी चीज देखो कि अगर आप देखो कि ए सोर्स से जो वेव निकलेगी, ए सोर्स से वेव फ्रंट निकलेगा ना, यहां से वेव निकलेगी ना, ऐसे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो जो ए सोर्स से वेव निकलेगी वो यहां पे पहुंचेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ए सोर्स से पी पॉइंट तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एपी। और जो बी पॉइंट से निकल रही है वेव फ्रंट है, सेकेंडली यहाँ पे निकल रहा है ये वेव फ्रंट, तो क्रेस्ट ऑफ ट्रेवल करते करते यहाँ पे भी ये भी पहुंचेगा, और ये कितना ट्रेवल करेगी, बी पी, है ना। सोर्सेज बहुत पास है आपस में, मिलीमीटर का डिस्टेंस है बीच में, ये मीटर्स में है डिस्टेंस, 1000 टाइम्स हो गया कम से कम। ठीक है, 1000 टाइम्स डिस्टेंस है, लेकिन यहां से जब आप देखोगे ये वेव जा रही है, तो आपको चाहे बिल्कुल बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत स्मॉल थीटा है, लेकिन डिफरेंस है, दोनों के पाथ में डिफरेंस है। ठीक है, उस डिफरेंस को ही हमें कैलकुलेट करना है, कितना डिफरेंस है, कैसे निकालोगे, आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया एम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, अब जो ये पाथ है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये पाथ जो है ये एक्स्ट्रा है, और बाकी जो पाथ है यानी कि एपी किसके इक्वल है, एपी किसके इक्वल है, एमपी के, एपी इज इक्वल टू एमपी। और जो बीएम है, बीएम किसके इक्वल है, बीएम पाथ डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी। देख लो आराम से, समझ में आनी चाहिए चीज, ये पाथ डिफरेंस है हमारा, जो दोनों वेव्स आपस में इंटरेक्ट करके, इंटरफेयर करके आपको क्या दे रही हैं, कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न दे रही हैं। उन दोनों के बीच वो इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों है, क्योंकि कुछ फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस है, और वो कितना है, वो बीएम है। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा होगा ना, अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा है, और ये 90 डिग्री है, तो बीएम कैसे निकाल लोगे, बना दूं, देख लो, दो ट्रायंगल्स अलग अलग बनाता हूं, क्लियर होगा आपको। तो पहली ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये 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 है O, ये है P, और ये है C, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये और इसमें ये एंगल है 90 और ये एंगल है थीटा। ये एंगल थीटा क्यों लिया मैंने, थीटा क्यों लिया, देखो अगर मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, OC के ऊपर, अगर OC के पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कहां जाएगा, OA। ठीक है, OA लाइन, ये OA, और ये है हमारे पास M, ये B है, ये B है। ओके, कोई बात नहीं, बीच में O है, लाइन तो वही है। ठीक है, लाइन तो वही है, तो ये वाली लाइन किस पे परपेंडिकुलर है, ओके। दूसरी लाइन देखो, दूसरी जो, अगर मैं इस वाली लाइन पे, ये जो ये वाली लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर ले रहा हूं, तो बेसिकली जो एंगल है, जो एंगल है, जो एंगल यहां पे इन दोनों के बीच में है, वही एंगल इन दोनों के बीच में है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस वाला रिलेशन लगा रहे हो आप। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ड्रॉ करोगे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे
तो इनके बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी वही एंगल होगा जो कि इन दोनों के बीच में है। चलेगा काम? देख लो, चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता दूंगा। अगर यहां तक पहुंच गए हो, ये बात, ये डायग्राम समझ में आ गया है, तो कैलकुलेशन खत्म हो गई है, मैथमेटिक्स भी खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। चेक कर लो। करें आगे? चलो, तो बस खत्म हुआ फिर। ये ट्रायंगल में बताओ, बीएम निकालना है हमें, ए बी हमें मालूम है, ए बी कितना है, हमने ही दोनों के बीच डिफरेंस लिया ना, लेट्स से स्मॉल डी ले लिया, स्मॉल डी, ठीक है। ए बी कितना है, स्मॉल डी, ए बी लिखा नहीं, ओके, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है। दोनों सोर्सेज, दोनों स्लिट्स एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे हैं, और स्क्रीन कितनी दूर ली है वो भी मैं अभी बता देता हूं। दिस इज कैपिटल डी, कैपिटल डी स्टैंडर्ड ले लेना वैल्यू, ठीक है। तो ओ सी कितना हो गया, कैपिटल डी, ये दोनों याद रखना, स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना, छोटे बड़े का लिहाज करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, इसीलिए हमने इसे छोटा और इसे कैपिटल बनाया। ओके, तो ये हो गया bm इज इक्वल टू bp माइनस ap। अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो bm अपॉन ab, bm अपॉन ab इज साइन थीटा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? यस, ओके। तो दूसरा क्या हुआ फिर, ये bm कितने इक्वल हो गया, ab हमें पता है d है, तो ये हो गया d साइन थीटा, पर एंगल बहुत स्मॉल है, एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम d साइन थीटा को d tan थीटा भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये इक्वल होते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए। और tan थीटा जो है वो हम इस ट्रायंगल से निकालते हैं, इधर वाली से, इससे कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पीसी अपॉन ओसी, तो हम लिख देंगे d पीसी इंटू पीसी अपॉन ओसी, और ये हो जाएगा d, पीसी कितना है, पीसी लेट्स से पीसी है x, हमें नहीं पता कितना है, जिस x डिस्टेंस पे आप देखना चाहते हो उससे मान लो x, तो ये हो गया x, और ये कितना है ओसी, ये हमने पता है, स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल D, एक्स डी अपॉन डी, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया एक्स डी अपॉन डी, ठीक हो गया, चलेगा काम? ओके, अब इसके आगे देखते हैं कि अगर पार्ट डिफरेंस से हम आगे पॉइंट्स निकालना चाहें तो हमें क्या क्या पता लगता है, तो वो भी बड़ा आसान है। हमें हमारे पास है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, ठीक लिखा है, छोटा डी ऊपर बड़ा डी नीचे। अब पार्ट डिफरेंस में हमने एक बात सीखी थी, अगर वो हुआ एन लैम्डा तो होगा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमा, और अगर वो हुआ 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, इवन मल्टीपल और मल्टीपल, है ना, तो ये होगा मिनिमा। मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा मतलब डार्क स्पॉट, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, मतलब मैक्सिमम वाला पॉइंट मतलब ब्राइट फ्रिंज, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब इसे आप पुट कर दो, तो अगर एक्स डी बाय डी इज इक्वल टू एन लैम्डा इज गिविंग यू अ मैक्सिमा, तो x कितना हुआ, x हुआ n लैम्डा d बाय d, d और d चेंज हो गई, छोटा डी ऊपर चला गया, बड़ा डी नीचे आ गया, तो ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना पेपर में, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो x है यानी कि सेंटर से वो कितना दूर है, वो इस पे डिपेंड करेगा। अगर वो सेंटर से x जो है वो n लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाय डी का n टाइम्स दूर है, ठीक है, n के क्या होगा, फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंज, कि पहला
ब्राइट, फिर डार्क, फिर नंबर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट, फिर फोर्थ ब्राइट, ऐसे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे नंबर हम उसको हिसाब से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये होगा मैक्सिमा, मैक्सिमा। और अगर x हुआ, यहां से देख लो 2n+1 लैम्डा डी, इसे भी मैं बाय 2 कर देता हूं और इसे यहां पे बाय टी कर देता हूं। अगर इसके इक्वल हुआ तो होगा मिनिमा। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, यहाँ पे 2n+1 लिखेंगे तो n को 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर n हमें 0 पे पता है, वैसे सेंटर वाली फ्रिंज कौन सी है, ब्राइट है, डार्क है नहीं, तो आप इसे 2n-1 भी लिख सकते हो। बुक में देख लेना, जैसे भी आपकी बुक में लिखा हो उसी हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमा और मैक्सिमा की फ्रिंज। इसे मैं लिख देता हूं डार्क, डार्क, और इसे मैं लिख देता हूं ब्राइट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट और डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क, ये देखते हैं हम, इसे फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। विड्थ कितनी है उसकी, तो आप इसे देखो कि अगर मेरे को मान लो ब्राइट निकालना है तो मैं xn+1 माइनस xn, पहले हम ब्राइट के लिए देख रहे हैं, ब्राइट के लिए तो कितना होगा, n+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, लैम्डा डी बाई डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे ही डार्क के लिए भी करोगे, डार्क के लिए भी, तो उसमें क्या आ जाएगा, बीटा से लिखते हैं तो उसमें आ जाएगा 2n+1+1 बाय 2 लैम्डा डी बाई डी और माइनस 2n+1 लैम्डा डी बाई डी और ये बाय 2। देख लेना, यहाँ पे n को n रखा, यहाँ पे n को n+1 कर दिया, माइनस करोगे इसमें भी वही फैक्टर कट रहा है, कट के यही वाला आंसर आ रहा है माइनस होने के बाद, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से पता लगा कि जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ है वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, वो सेम है, वो डार्क के लिए भी लैम्डा डी बाई डी है और ब्राइट के लिए भी लैम्डा डी बाई डी है। यानी कि ये अल्टरनेटिवली जो बन रही है, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, दीज आर इक्वली स्पेस्ड। ऐसा नहीं है कि ज्यादा देर के बाद बन रहे हैं, कम देर के बाद ना, बराबर देर के बाद, उतनी ही इक्वल स्पेसिंग के बाद अगली फ्रिंज आपको मिल जाएगी। तो यहां से अगर कितना डिस्टेंस है ये, d बाई टू, d बाई टू, अगर मान लो d बाई टू डिस्टेंस के बाद अगली ब्राइट के बाद डार्क है, तो d बाई टू के बाद ही डार्क के बाद ब्राइट होगी। ठीक है, इस तरह से है। अच्छा, अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो, मैक्सिमम, तो वो कितनी होगी, वो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टोटल एम्पलीट्यूड व्हिच विल बी ए कांस्टेंट, है ना, तो इसके इक्वल आ जाएगा। और अगर मिनिमम देखो तो मिनिमम दैट विल बी a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, इस पे डिपेंड करेगा ना, तो ये 0 होगा अगर a1 a2 इक्वल है, बताया था सेम एम्पलीट्यूड, प्रॉपर डार्क बनेगा, जीरो इंटेंसिटी। ठीक है, अगर दोनों का रेशियो ले लो तो ये आ जाएगा, राइट, रेशियो ले लो तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर और a1 माइनस a2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर इसे वापस इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स में लिखें तो a1 इज अंडर रूट i1, दिस इज अंडर रूट i2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 और ये टोटल का हम लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी इसकी टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल वेव का अगर एम्पलीट्यूड दे दिया दोनों का, तो भी इंटेंसिटी या टोटल एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है, या इंटेंसिटीज पूछी जा सकती है, किसी भी तरह से ले सकते हो। अगर आप वैसे सॉल्व करो जनरल,
तो ये होता है हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं प्लस 2A1A2 cos फाई। अगर ये 2A1A2 cos फाई है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, लिया था शुरू में। तो यहां पे इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, A1 स्क्वायर इज I1, दिस इज I2 एंड 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से आप इंटेंसिटीज निकाल सकते हो, फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो। फ्रिंज विड्थ में एक और बड़ी अच्छी चीज है, ध्यान से देखो, मतलब इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट है, मैक्सिमम हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, उतनी ही इंटेंसिटी पे रहेगा, उतनी ही स्पेसिंग के बाद उतनी ही इंटेंसिटी वाला मैक्सिमम है। ओके, अब फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। तो ये फ्रिंज विड्थ देखो कैसा है, लैम्डा डी बाई डी, मतलब ये लैम्डा पे डिपेंडेंट है। लैम्डा पे डिपेंडेंट है मतलब अगर किसी चीज से लैम्डा पे फर्क पड़ेगा तो फ्रिंज विड्थ भी अकॉर्डिंगली बदल जाएगी। जैसे कि मान लो अगर आप पूरे के पूरे मटेरियल को, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट सेटअप को, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड में ले जाके उठा के रख देते हो, ठीक है, अगर हम लिक्विड में रख देंगे तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है। तो उसके मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो वेवलेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंगली। फ्रिंज विड्थ भी लैम्डा डी बाई म्यू डी इस तरह से बदल जाएगी, जो भी होगा। जहां वेवलेंथ कम होगी वहां वो कम हो जाएगी, जहां ज्यादा होगी वहां ज्यादा हो जाएगी। सो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ध्यान रखना है। अगर हम व्हाइट लाइट ले लें, व्हाइट लाइट, उसमें भी क्या होगा, व्हाइट लाइट लेने से अब मल्टीपल कलर्स आ गए, रेड भी आ गया, वायलेट भी आ गया, है ना। और मल्टीपल कलर्स में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे रेड का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एक वेवलेंथ का, कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पे दूसरी वेवलेंथ का, पर्टिकुलर वेवलेंथ का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अब क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है वायलेट से, तो क्या होने वाला है कि फ्रिंज विड्थ जो है वो रेड की ज्यादा होगी वायलेट से, यानी कि यहां पे भी वाइडर फ्रिंज बनेगी इसकी, रेड की, दूसरे की नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन लैम्डा। तो इस तरह से आप अगर कोई थिकनेस स्लैब इंट्रोड्यूस कर दोगे तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स वैसे के वैसे रहेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये फॉर्मूला किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो ये हमारा बड़ा अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसका मैथमेटिक्स, इस पे लॉजिक्स जो भी हैं, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, उस पे फ्रिंज विड्थ कैसे बनानी है, कैसे बदलनी है। न्यूमेरिकल में इंटेंसिटीज भी पूछ लेते हैं, किस एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, किस पे मिनिमम होगी, मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो क्या होगा, एम्पलीट्यूड्स दिए हुए हैं तो इंटेंसिटीज रेशियो क्या होंगे, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, अच्छे से करना। कोई डाउट हो, बैठे हैं हम, आप आराम से सीखेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ते रहो, अच्छे से काम करते रहो। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप ऑन वर्किंग एंड